नमस्कार, मैं हूं अजय। क्या कोविड के इलाज के नाम पर लूट हो रही है? कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में एक ऐसा ही मामला है, ऐसा ही आरोप लग रहा है कि मरीजों को यहां ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। रीजेंसी अस्पताल पर आरोप है कि 20 दिन में 14,20,000 का बिल बना दिया। मरीज की मौत हो गई इसके बाद, और अब 11 लाख रुपए वसूल लिए जा चुके हैं अब तक, मगर फिर भी बॉडी देने को हॉस्पिटल तैयार नहीं है। परिवार यहां रो रहा है, बिलख रहा है, आरोप लगा रहा है रीजेंसी अस्पताल के ऊपर। इससे पहले भी यह अस्पताल, रीजेंसी अस्पताल कानपुर का, कई बार विवादों में रह चुका है, और फिर से गंभीर आरोप कि कोविड के इलाज के नाम पर यहां चल रहा है लूट का धंधा। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या विवाद खड़ा हो गया है? क्या ये इलाज के पैसे हैं, या परिवार का क्या आरोप है कि ये लूट की जा रही है? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर अब दहशत फैलाई जा रही है कुछ नर्सिंग होम्स द्वारा। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इलाज में कोताही ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लेके मुख्य सचिव भी यहां दौरा कर चुके हैं, प्रमुख सचिव भी यहां दौरा कर चुके हैं। अस्पतालों के मालिकों के साथ बैठक हुई, और इससे पूर्व में, आज से 17 दिन पूर्व जब मुख्य सचिव आए थे, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सरकार की यह मंशा है कि इलाज रीजनेबल रेट्स पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो जो प्राइवेट इलाज कराना चाहें। अब कानपुर के 4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इस पैनल में आए हैं। रीजेंसी हॉस्पिटल, जिसकी इस वक्त जिक्र हो रहा है, वो गोविंद नगर का है। इसमें पेशेंट्स के साथ वसूली हो रही है। शब्द वसूली इसलिए कह रहा हूं, पहले तो कहा गया कि इसके कुछ रेट्स हैं, जब उसको रखा गया और अचानक 16,30,964 रुपए का बना दिया गया। लगभग 11 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है, 11 लाख से कुछ ज्यादा पेमेंट कर चुके हैं। उसमें जो शीट दी है, 8,000 रुपए नर्सिंग, 15,000 रुपए बेड चेंज कराने का जो आरोप लगाया जा रहा है। जो स्वीपर उसके शीट और उसकी पॉटीज को उठाता है, उसका 3700 रुपए पर डे का। एसी रूम्स का 17,500 रुपया। नर्सिंग स्टाफ अलग से, यानी रूप का 17,000, नर्सिंग स्टाफ अलग, ग्लूकोज का अलग, ऑक्सीजन का अलग, मॉनिटर का अलग, मास्क का अलग। इसके अलावा जो वेंटिलेटर पे अगर जो इनिशियल पार्ट पे या एसडीयू में शिफ्ट करेंगे उसका अलग। यानी हर चीज को कैटेगरी वाइज बांट के रखा है। लोगों को लूटने का पूरा सेंटर, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले कुछ कहा गया कि 2 से 3 लाख रुपए का एस्टिमेट आएगा। हो सकता है कुछ बीमारियों के चलते टेस्ट लगाए गए, एक दिन में 17 18 टेस्ट कराए गए, जिसका आरोप लगाया गया है। जो टेस्ट प्राइवेट लैब से 360 रुपए का होता है, 1,090 रुपए का हुआ, और टेस्ट दिन में 3 बार कराए गए। तो निश्चित तौर पर आदमी की प्राथमिकता होती है कि उसका मरीज बच जाए, और जब मरीज नहीं बचता है तो निश्चित तौर पर उसकी यह प्राथमिकता होती है, उसको अधिकार है जानने का कि आखिर किस चीज की इतनी वसूली हो रही है, जिसे रोकने में प्रशासनिक अधिकारी नाकाम है। कानपुर के रीजेंसी के अस्पताल जो गोविंद नगर में, इससे कुछ दिन पूर्व भी न्यूज 18 की टीम ने दिखाया था कि तीमारदार का इतना सिर्फ कसूर था कि उसने सिर्फ यह पूछ लिया कि इस पर्चे पे जो दवाई है क्या बाहर से ले सकते हैं। उसके बाद डंडों से, लाठी से और पीपी किट पहनने के बाद अंदर से लोग निकले और लात घूंटों से हमला किया, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। पुलिस पे कंप्लेन की गई, बात आई गई हुई, क्योंकि जो प्रभावी होता है, हर जो आरोप लगे हैं, जो आप बता रहे हैं, जिन वाक्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां अस्पताल में इलाज नहीं, गुंडागर्दी और लूट मची हुई है। तो ऐसे में प्रशासन तक के कानों तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं क्या? क्या कर रहा है प्रशासन? कभी झांकने नहीं आता कि क्या चल रहा है इस अस्पताल में? देखिए, निश्चित तौर पर शासन के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों के हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश दिए एडीएम को थे, एडीएम ने एसडीएम को, एसडीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को, अपर नगर मजिस्ट्रेट ने एसीएमओ को, एसीएमओ ने ड्यूटी डॉक्टर को, ड्यूटी डॉक्टर ने विजिलेंस ऑफिसर को, जो डॉक्टर्स की टीम बनाई। यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और कुल मिलाकर लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जिसे रोकने में कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी फेल साबित हो रहे हैं, और मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल है, बड़े सवाल उठ रहे हैं रीजेंसी हॉस्पिटल पर कानपुर के कि यहां क्या चल रहा है, इतने आरोप क्यों, इतने विवाद क्यों? झांकना होगा, देखना होगा, प्रशासन को कदम बढ़ाना चाहिए इस पूरे मामले में। और आपको बताते हैं कोरोना अपडेट। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 25 दिनों की बात करें तो कोरोना केस 15 से सीधा 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब रिकवरी रेट काफी बढ़ चुका है। देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। आंकड़े रोजाना 60,000 को पार कर रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा ही रहती है।
पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 60,975 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 848 लोगों ने अपनी जान पिछले 24 घंटे में गंवा दी है। देश में कोरोना के अब तक कुल 31,67,323 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 24,04,585 लोग ठीक हो चुके हैं और सुरक्षित अपने घरों को जा चुके हैं। जबकि कोरोना के एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 7,04,348 एक्टिव केस हैं। ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 75.92% हो चुका है, जिसे बेहतर माना जा रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 58,390 हो चुकी है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शालीमार बाग इलाके में एक दुकान के बाहर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए फायरिंग किस तरह से यहाँ की जा रही है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। दनादन गोलियां किस तरह बरसाई जा रही हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दो बदमाश दुकान के बाहर आते हैं और हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। अचानक फायरिंग से आसपास के लोग सहम जाते हैं, लोग भागने लगते हैं यहाँ वहाँ। ये गैंग पुलिस के मुताबिक एक्सटॉर्शन के लिए रेस्टोरेंट के मालिक को धमका रहे थे और डराने के मकसद से उन्होंने फायरिंग की। अब बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से फायरिंग की लाइव तस्वीर। और फर्रुखाबाद में गंगा नदी के मोटर बोट से सैर करने गए 4 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। रेस्क्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पानी की तेज धार होने के कारण मोटर बोट चालक ने संतुलन खो दिया। पोल से नाव टकरा गई और इसके बाद नाव पलट गई। मौके से बोट चालक फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद लोगों की जान बचाई। ये घटना शमशाबाद इलाके के ढाई घाट पुल का है। तो बड़ी खबर भदोही से आ रही है, जहां पर विजय मिश्रा का बेटा हो सकता है गिरफ्तार। विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला जज ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटी पर दर्ज कराई थी एफआईआर। विधायक विजय मिश्रा की हो चुकी है गिरफ्तारी। विधायक की पत्नी राम लली मिश्र अब भी फरार हैं और अब बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और लखनऊ से खबर है, यहां निगोहा ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। ये तीनों हत्याएं स्मैक के लती सुनील ने की। पुलिस के मुताबिक सुनील ने 18 अगस्त को घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की घर में घुसकर ईंट से वार कर हत्या कर दी। हत्यारे को जब पड़ोस के चौकीदार ने पहचान लिया तो उसने चौकीदार को भी मार डाला। बताया जा रहा है कि अपमान का बदला लेने के लिए सुनील ने इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूबर हीरा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलताबाद थाने में हीरा खान से पूछताछ हो रही है। हीरा खान पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप है। हीरा खान ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ था। सोमवार को हीरा खान के खिलाफ खुलताबाद थाने में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर हीरा खान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या दो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गाजियाबाद के मोदी नगर में कल हुई अक्षय सागवान की हत्या के मामले में बीजेपी विधायक के पति का नाम सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच का हत्या में हाथ है। इनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन आरोपों के बाद बीजेपी विधायक ने अब सफाई दी है। जो एफआईआर इन्होंने जो कहा है परिवार इस समय इमोशनल ट्रॉमा में है, तो उन्होंने जो कहा है, निश्चित ही देखिए पुलिस वाले जो हमारे मोदी नगर में है, उन्होंने लिखा, जो कहा गया वो उन्होंने लिखा और उस पर वो अपने कार्रवाई भी कर रहे हैं। उस समय भी हो सकता है ये लोग आए हुए हों, इन्होंने कहा हो कि भाई हमारी तरफ से भी एफआईआर लिखी जाए या जो कुछ करा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस अपना काम
उस समय भी ठीक कर रही थी और अभी भी ठीक कर रही है। तो हम पुलिस के ऊपर कोई ना उस समय दबाव बनाया, ना हम इस समय कुछ कह रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे एसएसपी, एसपी, अपनी मोदी नगर की पुलिस अच्छे से काम करेगी। आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर गाजियाबाद की बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच पर जो हत्या की साजिश का आरोप लगा है। और दरअसल कल मोदी नगर में अक्षय सागवान नाम के एक युवक की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र सिवाच पर हत्या का आरोप लगाया है। और यूपी में फिर एक बार पत्रकार की मौत के बाद हंगामा है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। बलिया में सोमवार देर शाम एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें कुल 10 लोग नामित थे, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के भाग गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये एसएस मौली थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले रतन का उनके पटीदारों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी। प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आंकड़े भी ट्विटर पर लोगों के सामने रखे हैं। सूबे में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष आक्रामक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट कर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन में दर्जन भर मर्डर हो गए। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दुगुना स्पीड में भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये उत्तर प्रदेश में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ट्वीट किया, जिसमें प्रदेश में क्राइम के विस्तृत आंकड़े और उस पर कार्रवाई की बात भी लिखी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये ध्यान देना जरूरी है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या रहती है, इसलिए अपराध का कारण और कार्रवाई दोनों जानना चाहिए। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज आक्रामक दिखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं से पीड़ितों से मिलने की जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उस स्थिति में उनका हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी वारदातों की संवेदनशीलता को देखते हुए नेताओं को पीड़ितों से मिलने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान भाजपा सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनके मामलों को ज्यादातर दबाने का ही प्रयास करती रही है। वहीं मायावती ने नीट और जेईई परीक्षाओं पर केंद्र और राज्य से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मायावती ने कहा कि अभी कोरोना है और सभी स्कूल बंद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों से भी मेरी खास अपील है कि वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार से ऐसी तैयारी व व्यवस्था करें जिससे देश के भविष्य ये छात्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वो प्रदेश में होने वाले अपराधों को विधानसभा में उठाएंगी। और झांसी में क्या हुआ? यहां मिनरवा चौराहे पर समोसे वाले से रुपए छीनकर एक युवक भाग रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर तो उसकी जमकर पिटाई हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोगों ने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। रुपए छीनने वाला युवक नशेड़ी बताया जा रहा है। आगरा के डौकी इलाके में एक सिपाही ने एक ठेले वाले पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद इसका वीडियो सामने आया है। आरोप है कि सिपाही वसूली करने पहुंचा था। लोगों ने विरोध किया तो सिपाही ने ठेले वाले पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दे दी। इस दौरान थप्पड़ मारते भी दिखाई दे रहा है ये सिपाही। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया।
तो सारी बात खुल गई, सामने आ गई। किस तरह वसूली करते हैं ये बंदूक दिखाकर पुलिस वाले, वर्दी वाले गुंडे। कल 30 रुपया ठेले है ना, 30 रुपया ठेल कर अभी पता चल जाएगी। पीलीभीत में बीजेपी नेता को दबंगों ने पीट डाला। बीजेपी आईटी विभाग के विधानसभा संयोजक से मारपीट की गई है। दबंगों ने पिटाई कर दी विधानसभा संयोजक से। अज्ञात लोगों ने जगजीवन सिंह से मारपीट की। कोचिंग विवाद को लेकर बीजेपी से मारपीट हुई है बीजेपी के नेता से। पूरनपुर विधानसभा के संयोजक हैं जगजीवन, और किसी कोचिंग को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद दबंगों ने पिटाई कर दी। आईटी विभाग के संयोजक हैं। 2019 में पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी का आज निधन हो गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वाराणसी में डोम राजा का निधन हो गया। जगदीश चौधरी काशी के डोम राजा के तौर पर जाने जाते रहे। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। वो काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक समरसता के लिए काम किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काशी के डोम राजा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे आदरणीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी का निधन। सादर नमन। डोम राजा केवल बनारस के लिहाज से ही नहीं बल्कि अध्यात्म के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 55 वर्ष की उम्र में डोम राजा जगदीश चौधरी का मंगलवार सुबह 9 बजे निधन हुआ। काशी मोक्ष की नगरी, मां गंगा मोक्षदायिनी, लेकिन मां गंगा के तट पर बसे काशी में मोक्ष तब मिलता है जब डोम राजा परिवार का कोई सदस्य मुखाग्नि के लिए अग्नि देता है। और शायद इसीलिए काशी में राजा परिवार से भी बड़ा दर्जा डोम राजा परिवार का हमेशा से माना गया है। हमेशा से डोम राजा परिवार की यही अहमियत है। सियासी रूप से डोम राजा परिवार तब चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में वाराणसी से पर्चा भरा तो उनके प्रस्तावक डोम राजा चौधरी थे। तो आज जब जगदीश चौधरी का निधन हो गया है तो हम डोम राजा परिवार के राम बाबू चौधरी जी हैं। राम बाबू जी, आप लोगों का क्या इतिहास है? कहते हैं कि जब कल्लू नाम के आपके जो पूर्वज थे जिनके आप लोग परिवार के हैं, उनको माँ पार्वती का कुंडल मिला था। खुद मैं हरिश्चंद्र घाट पर हूँ। इन दोनों ही घाटों में आपके परिवार के लोग, कितने परिवार के लोग रहते हैं और क्या इतिहास है? इतिहास यही है कि जैसे पहले जो भगवान की सब दर्जा थी यहाँ पे काशी में, और उसको बनाया गया। भगवान ने स्वयं धरती पे उतर के परीक्षा उसका दिए, पूरे परिक्रमा किए हैं एक काशी में। तो कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।